हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं सभी कंफर्म कर देंगे। सो ऑल प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। सो डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। तो आज की डिस्कशन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कर रहे हैं। ये मॉड्यूल सी चैप्टर 29 रिकवरी ऑफ लोन्स उसको लेकर के है। What directions are included in summons issued by tribunal to defendant under section 19 subsection 4? तो यहाँ पे हम ट्रिब्यूनल मीन्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड सेक्शन 19(4) ये है सेक्शन recovery of debts and bankruptcy act। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू सरेंडर ऑल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स, टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज और एसेट्स, टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किस टाइप का डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल टू द डिफेंडेंट? जो सम्मन्स भेजे जाएंगे, नोटिस इशू किया जाएगा। So what will be the answer for question number 25? So answer here will be to disclose particulars of the properties or assets। यानी जो बोरोर है अपनी प्रॉपर्टी और अपने एसेट्स की डिटेल्स ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड करेगा। Within what period should the defendant present a written statement of defense including claim for set off after receiving summons from the tribunal? सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने अगर नोटिस भेजा, समन्स भेजे डिफेंडेंट को मीन्स बोरोर को, तो वो अपना डिफेंस प्रोवाइड करेगा ट्रिब्यूनल को। और अगर उसने कोई काउंटर क्लेम करना है तो काउंटर क्लेम भी वो कर सकता है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 10 डेज का, 20 डेज का, 30 डेज का या 40 डेज का? सो व्हाट इज द टाइम पीरियड during which that claim can be made or written statement can be filed? Question 26, what shall be the answer? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? तो आंसर हियर विल बी यस, 30 डेज। तो अगर कोर्ट समन भेज रहा है, ट्रिब्यूनल समन भेज रहा है, तो 30 डेज के अंदर जो बोरोर है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट अपने डिफेंस में भेजेगा, जिसमें वो चाहे तो काउंटर क्लेम भी कर सकता है। When can defendant make a claim for set off against applicant's demand? तो डिफेंडेंट मीन्स बोरोर अपना सेट ऑफ का क्लेम कब भेज सकता है, किन सर्कमस्टांसेस में भेज सकता है अगेंस्ट एप्लीकेंट्स डिमांड, यानी बैंक ने जो डिमांड किया है मनी उसके अगेंस्ट सेट ऑफ का क्लेम वो कब भेज सकता है? ओनली ऑन फर्स्ट हेयरिंग, ओनली इफ परमिटेड बाय ट्रिब्यूनल, only in writing to the applicant, none of the above. So when this claim can be submitted? Question 27, what will be the answer for question 27? तो आंसर here will be फर्स्ट हेयरिंग में,
यानी जो सबसे पहले सुनवाई होगी उस सुनवाई तक वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है अगर उसको कोई काउंटर क्लेम करना है। What is effect of a written statement containing claim and set off in DRT jurisdiction? So डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो jurisdiction है उसको लेकर के रिटन स्टेटमेंट जिसमें क्लेम भी हो सकता है सेट ऑफ के लिए, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? इट हैज नो इफेक्ट, इट रिजल्ट्स इन ए सेपरेट लॉ सूट, it has same effect as a plaint in a cross suit, or it allows defendant to drop the claim. So question 28, what shall be the answer? Yes, question number 28. तो आंसर रहेगा कि इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज ए प्लेंट इन ए क्रॉस सूट। तो इसका इफेक्ट ये रहेगा जैसे ये एप्लीकेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया गया है। एप्लीकेंट मीन्स बैंक के अगेंस्ट ये सूट फाइल किया गया है। What is defendant allowed to do in his application under section 19 subsection 8? So रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट का सेक्शन 19 सबसेक्शन 8 के प्रोविजंस के अनुसार डिफेंडेंट को क्या अलाउ किया जाएगा इन दिस एप्लीकेशन? सेट अप ए काउंटर क्लेम अगेंस्ट क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट, सबमिट एविडेंस अगेंस्ट क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट, विड्रॉ द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज अ डिफेंडेंट अलाउड? बोरर को क्या अलाउ किया जाएगा उस एप्लीकेशन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 29. सो व्हाट विल बी अलाउड टू द बोरर, जिसको हम कहते हैं डिफेंडेंट? So question number 29 answer is A. Set up a counter claim against claim of the applicant. So applicant means बैंक। बैंक ने जो क्लेम किया उसके अगेंस्ट काउंटर क्लेम सेट करना। What is effect of a counter claim made by the defendant under section 19 subsection 9? ये जो काउंटर क्लेम किया जाएगा इसका इफेक्ट क्या होगा? नो इफेक्ट, रिजल्ट्स इन ए सेपरेट लॉ सूट, has same effect as a complaint in a cross suit, it invalidates original claim of the applicant. आसान सा आंसर है। सो ये बेसिकली एक रिपीट टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का। सो इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज ए कंप्लेंट इन ए क्रॉस सूट। तो ये उसी प्रकार से माना जाएगा जैसे डिफेंडेंट ने एक सेपरेट सूट फाइल कर दिया हो अगेंस्ट द एप्लीकेंट। हाउ कैन एप्लीकेंट कंटेंड दैट काउंटर क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन एन इंडिपेंडेंट एक्शन? जो एप्लीकेंट है मीन्स जो बैंक है, वो कैसे कंटेंड कर सकता है, कैसे फाइट कर सकता है कि जो काउंटर क्लेम है डिफेंडेंट ने किया उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए एज इंडिपेंडेंट एक्शन? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बाय सबमिटिंग ए रिटन स्टेटमेंट टू द ट्रिब्यूनल, बाय विड्रॉइंग द ओरिजिनल क्लेम, बाय रिक्वेस्टिंग हियरिंग ऑन द मैटर, और बाय फाइलिंग ए सेपरेट लॉ सूट। तो हाउ दैट कैन बी डन बाय द एप्लीकेंट? एप्लीकेंट कैसे कंटेंड कर सकता है काउंटर क्लेम को? Applicant means bank, defendant means borrower. Yes, what will be the answer? So question number 31 के लिए आंसर रहेगा by submitting a written statement to the tribunal. वो ट्रिब्यूनल को एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगा बैंक। Who has the right to appeal to appellant tribunal? अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो ये राइट किसके पास है? टू मेक अपील टू एपेलेटेड ट्रिब्यूनल।
सो DRAT को, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने का राइट किसके पास है? ओनली पार्टीज इन्वॉल्व इन द ओरिजिनल ऑर्डर, any person who is not party involved in the original order, any party aggrieved by the order passed by tribunal or deemed to have been passed by tribunal, or only party who did not agree with the order. तो ये अपील कौन कर सकता है? That is the question. So who can make this appeal? Parties originally involved in the original order. What shall be the answer? Question number 32. सो क्वेश्चन 32 के लिए जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी सी। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया गया है, अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय ट्रिब्यूनल। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन 33, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द एपेलेटेड ट्रिब्यूनल? सो DRT एक्ट में ये अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो कितना है? 15 डेज का, 30 डेज का, 45 डेज का या 60 डेज का? क्वेश्चन 33, द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील। सो ये अपील फाइल किया जाएगा अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ DRT टू DRAT। Yes, what is time for filing the appeal? So this time is of 30 days. ये अपील 30 दिनों के अंदर किया जा सकता है। 30 days from date of receipt of order issued by the tribunal. What is the condition of deposit that an appellant has to fulfill while filing an appeal? अगर अपील करते समय अमाउंट डिपॉजिट करवाना हो तो वो कंडीशन क्या है जो फुलफिल करनी पड़ेगी वाइल फाइलिंग द अपील? 100% of amount shown as due in the order, 75% of amount shown as due in the order, 50% of the amount shown as due in the order, or 25% of the amount shown as due in the order. तो कितना पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा for filing the appeal before appellate tribunal? Question number 34. So this amount will be 50% of amount shown in the order. लेकिन यहाँ पे एक और बात का भी ध्यान रखना है। So बैंक बोरोर, अगर ये अपील बोरोर ने करनी है तो ये अमाउंट डिपॉजिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। अगर ये अपील बैंक ने करनी है तो फिर ये पैसा डिपॉजिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको ध्यान रखना है। बैंक ने तो पैसा रिकवर करना है, इसलिए बैंक को इस प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बोरोर अगर अपील करता है उस केस के अंदर बोरोर को पहले 50% अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। कैन द अपील बी एंटरटेन्ड इफ इट इज फाइल्ड आफ्टर 30 डेज टाइम लिमिट? अभी हमने नोट किया था 30 डेज का टाइम लिमिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 33 टू फाइल द अपील। तो क्या अपील 30 डेज के टाइम लिमिट के बाद फाइल की जा सकती है, एंटरटेन की जा सकती है? यस, if appellate tribunal is satisfied about cause for delay. No, appeal cannot be filed after 30 days time limit. Yes, if appellant agrees to pay the penalty. Yes, if appellant agrees to deposit the full amount shown as due.
तो ये अपील आफ्टर 30 डेज क्या फाइल हो सकती है? सो दैट इज द क्वेश्चन. Any answer to this question? Question number 35. What is the answer for question number 35? थर्टी फाइव के लिए क्या आंसर रहेगा? तो आंसर रहेगा यस, अपील कैन बी एंटरटेन्ड अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है दैट देर इज सम जेन्युइन रीजन इन नॉट फाइलिंग द अपील विद इन 30 days टाइम लिमिट. What is time limit for disposal of appeal by appellate tribunal? So appellate tribunal, that is DRAT, अपील को कितने पीरियड में डिस्पोज ऑफ करेगा, इसका रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या है? 3 months, 6 months, 9 months या 12 months? सो हमने आंसर करना है अपील को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम लिमिट. क्वेश्चन 36. यस, कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो आंसर हियर विल बी 6 months. 6 महीने का समय मिलेगा एपेलेटेड ट्रिब्यूनल को. किस पर्पस के लिए? जो अपील फाइल की है बोरर ने या अपील फाइल की है बैंक ने, उसको डिसाइड करने के लिए. इज देयर एनी प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय एपेलेटेड ट्रिब्यूनल? जो DRAT है उसने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अपील करने का क्या कोई प्रावधान है? यस, अपील कैन बी फाइल्ड विद हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. नो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय एपेलेटेड ट्रिब्यूनल. यस, अपील कैन बी फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. और यस, अपील कैन बी फाइल्ड विद एनी कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन. तो यहाँ पे आर्टिकल 226 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और ये भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है. तो क्या कोई प्रोविजन है टू फाइल अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय एपेलेट ट्रिब्यूनल? तो ध्यान रखना है यहाँ पे अपील फाइल करना है एपेलेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट. क्वेश्चन 37. So answer is no. There is no provision for appeal against order passed by appellate tribunal. So लोन रिकवरी केसेस के अंदर इस प्रकार की अपील का प्रोविजन नहीं है रिकवरी पार्ट को लेकर के. Who is authorized to correct any clerical or arithmetical mistake in the recovery certificate? So जब रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसके बेसिस के ऊपर रिकवरी ऑफिसर रिकवरी करता है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट में अगर कोई क्लरिकल एरर है या कोई अर्थमेटिक मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने का राइट किसके पास अवेलेबल है? रिकवरी ऑफिसर के पास, डिफेंडेंट के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल जिसने उस रिकवरी सर्टिफिकेट को इशू किया, या एपेलेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास. तो उस क्लरिकल एरर को करेक्ट करने का अथोराइजेशन किसके पास है? इन द रिकवरी सर्टिफिकेट. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन 38 का आंसर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसने वो ऑर्डर पास करके रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया. सो जितने भी ऑर्डर्स पास करता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो पास करने के बाद वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है जिसके बेसिस के ऊपर
जो रिकवरी ऑफिसर है डीआरटी का, वो रिकवरी के लिए प्रोसीड करता है। फ्रेंड्स, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में पूछे गए जो मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? तो उनका 3 तरह का इंपॉर्टेंस है। पहला, क्या क्वेश्चंस पूछे गए ये आपको ब्रॉडली एक अंदाज़ा हो जाता है। वो क्वेश्चंस किस मॉड्यूल से, किस चैप्टर से पूछे गए, सो दैट ऑल्सो ब्रॉडली नोन टू यू। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आप रिवीजन के दौरान फोकस्ड रहते हैं कि भाई ये एरिया तो आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि इनमें से तो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको डायरेक्टली मिलता है, तो वो है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होके भी आ जाते हैं। तो अगर ये 3 बेनिफिट हमें अवेलेबल हो तो हमें अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो ये MCQs आपको मिल जाते हैं हमारी ऐप के अंदर, लेकिन ये मिलते हैं आपको ऑलमोस्ट 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट से 10 दिन पहले आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम की डेट पास में आती है, जब अराउंड 10 डेज़ का टाइम बचा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो ये MCQs आपको हमारी ऐप में मिल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Within how many days can a party make application for review of the order or recovery certificate on the ground that error is apparent on the face of the record? So कितने दिनों के अंदर जो कनेक्टेड पार्टी है एप्लीकेशन कर सकती है रिव्यू ऑफ द ऑर्डर के लिए और द रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए ऑन द ग्राउंड दैट एरर इज एपरेंट ऑन द फेस? तो ये पीरियड 30 डेज का है, 45 डेज का है, 60 डेज का है, या ये पीरियड 90 डेज का है? क्वेश्चन 39, what is the answer for question 39? Question 39, what is the answer? सो ये पीरियड है 60 डेज का। 60 दिनों के अंदर अंदर कंसर्न पार्टी अप्लाई कर सकती है कि जो ऑर्डर पास किया है या जो रिकवरी सर्टिफिकेट पास किया उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि उसमें एरर अपेरेंटली नज़र आ रही है। What percentage of amount specified in recovery certificate should dependent make a down payment of to be granted time for payment? So what percentage of amount specified in the recovery certificate should the defendant make a down payment of to be granted time for payment? 10%, 15%, 20% या 25%? तो कितना पैसा डिपॉजिट करवाना होगा जो रिकवरी सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड है? तो अगर ये रिक्वेस्ट डिफेंडेंट के द्वारा किया जाए, so if this request is made by the borrower, तो how much amount he has to deposit? So he has to deposit 25% of the amount mentioned in the recovery certificate. What happens if defendant commits any default in payment of the amount after time is granted for payment? अगर डिफेंडेंट डिफॉल्ट करता है पेमेंट में जिसके लिए उसको टाइम परमिट किया गया था, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ग्रांट्स फर्दर टाइम फॉर पेमेंट, defendant can file an appeal against order of the tribunal, stay stands withdrawn, and recovery officer shall take steps for recovery. Recovery officer cannot take any steps for recovery. तो हमारे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए?
what happens if a defendant commits any default in payment? तो इन दैट केस जो स्टे किया गया है बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उस स्टे को वेकेट हो जाना होगा, यानी अब रिकवरी ऑफिसर प्रोसीड कर सकता है फॉर रिकवरी। तो जो रोक लगाई गई थी फॉर एक्शन बाय रिकवरी ऑफिसर, नाउ रिकवरी ऑफिसर कैन टेक सच स्टेप्स फॉर रिकवरी। What can a recovery officer require any person against whom recovery certificate is issued to declare on affidavit? जो DRT का रिकवरी ऑफिसर है उसके पास क्या पावर है उस किसी भी पर्सन को, डिफेंडेंट को, ये बताने के लिए कि उसे डिक्लेयर करना होगा इंफॉर्मेशन एफिडेविट के ऊपर। इनकम ऑफ द पर्सन, लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन, पर्टिकुलर्स ऑफ हिज एसेट्स, क्रेडिट स्कोर ऑफ द पर्सन। तो रिकवरी ऑफिसर क्या ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यानी DRT ने, और ये डेक्लेरेशन उसको देनी होगी ऑन एफिडेविट। क्वेश्चन नंबर 42, what shall be the answer? सो इस डेक्लेरेशन में उस पर्सन को बताना होगा कि उसके एसेट्स की डिटेल्स क्या क्या हैं। तो रिकवरी ऑफिसर रिकवरी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर जो डिफेंडेंट है यानी बोरर है उससे ऑन एफिडेविट ये इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं। हाउ आर ड्यूज फ्रॉम द डिफेंडेंट टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रीटेड फॉर रिकवरी पर्पज। सो रिकवरी सर्टिफिकेट में जो ड्यू अमाउंट लिखा गया है, तो हाउ आर द ड्यूज फ्रॉम द डिफेंडेंट यानी बोरर से ये जो पैसा रिकवर करना है इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। दे आर रिकवर्ड एज पर रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दे आर रिकवर्ड एज पर रूल्स ऑफ बैंक्रप्सी कोड, दे आर रिकवर्ड एज पर रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या दे आर रिकवर्ड ऑन पार विद इनकम टैक्स एरियर्स एंड रिकवर्ड अकॉर्डिंगली। तो उनको रिकवरी पर्पस के लिए कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। सो हाउ दोज ड्यूज विल बी ट्रीटेड। So that amount will be treated as if it is income tax arrears। तो ये जो बैंक का पैसा रिकवर होना है उसको ऐसे माना जाएगा कि जैसे इनकम टैक्स का पैसा रिकवर करना हो। What are the additional modes which can be adopted by recovery officer according to section 28 of Recovery of Debts and Bankruptcy Act? तो एडिशनल मोड्स, एडिशनल मेथड्स क्या हैं जो रिकवरी ऑफिसर अडॉप्ट कर सकता है जिसका प्रोविजन सेक्शन 28 में दिया है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 43, तो लेट अस रीड कौन कौन सी हैं। पासिंग ऑफ गार्निशी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट, शेयर्स, अदर प्रॉपर्टी not in possession of the judgment debtor, requiring any person to pay the amount to recovery officer and not to the defendant, recovery of amount due from any person to the defendant। Question 44, what shall be the answer? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो आंसर हियर विल बी ए एंड सी दोनों ही। सो वो गार्निशी ऑर्डर पास कर सकता है या जिसको हम अटैचमेंट ऑर्डर भी कह सकते हैं, और अगर किसी थर्ड पार्टी से डिफेंडेंट ने पैसा लेना है तो उसका अमाउंट उससे भी रिकवर किया जा सकता है।
वेल फ्रेंड्स, इसके साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। ये कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज ओपन रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके मैसेज बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो। सो वी विल सूटेबली आंसर एंड हेल्प यू। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।